भीड़ भाड़ वाले चौराहे के बीच एक महंगी लग्जरी कार अचानक बंद हो गई। जब सब लोग घबरा रहे थे, एक गरीब लड़की पैरों में हवाई चप्पल और हाथ में एक जंग लगा हुआ पेचकस लिए आगे आई और बोली, अंकल, मुझे कोशिश करने दीजिए। कार का मालिक, भारत का एक सबसे शक्तिशाली अरबपति, तिरस्कार से हंसा, तुम जैसी बच्ची क्या ठीक करेगी। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद पूरी सड़क हैरान रह गई और जो आगे हुआ उससे उसकी अरबों डॉलर की कंपनी हिल गई। एक छोटा सा काम, एक गुमनाम लड़की और एक ऐसा अंत जिसे सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। दिल्ली की शाम धुएं और गाड़ियों के हॉर्न से भारी थी। ऑफिस छूटने का समय था। आईटीओ से कनॉट प्लेस की ओर जाने वाली सड़क पर गाड़ियों की भीड़ थी। मोटरसाइकिलें ऐसे फंसी थीं जैसे कोई जगह ही ना हो। कारें एक दूसरे के पीछे एक ऐसे अराजक नृत्य में शामिल थीं जिसमें हर कोई जल्दी में था, पर कोई किसी को रास्ता नहीं दे रहा था। अचानक एक हल्की गड़गड़ाहट हुई और फिर सन्नाटा छा गया। एक चमचमाती काली मर्सिडीज मेबैक S680 हाइब्रिड, जो किसी अंतर्राष्ट्रीय कार प्रदर्शनी से निकली हुई लग रही थी, ट्रैफिक के बीचों बीच अचानक रुक गई। पीछे की गाड़ियों ने तुरंत हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। गालियों और चिल्लाने की आवाजों ने उबलती हुई कढ़ाई में और तेल डाल दिया। एक अधेड़ उम्र का आदमी नीले रंग का सूट पहने ड्राइवर की सीट से बाहर निकला। लंबा कद, करीने से जल लगाकर संवारे हुए बाल। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था और जब उसने अपना फोन निकाला तो आसपास के लोगों ने तुरंत पहचान लिया कि वो कोई और नहीं बल्कि श्री विक्रम सिंह राठौर थे। राठौर मोटर्स के अध्यक्ष, जो टीवी पर अपनी तीखी बातों और व्यापार में किसी पर दया न करने के दर्शन के लिए मशहूर थे। तुरंत टो ट्रक बुलाओ, अभी। मुझे नहीं पता तुम लोग किस काम में व्यस्त हो, वो फोन पर चिल्लाया। उसकी आवाज में सख्ती थी। एक हाथ से उसने अपना कोट ठीक किया, दूसरा हाथ भीड़ की तरफ ऐसे हिलाया जैसे मच्छर भगा रहा हो। उसी समय जिज्ञासु लोगों और वीडियो बनाने के लिए ऊंचे उठे फोनों की भीड़ के बीच से एक छोटी सी लड़की धीरे धीरे पास आई। 13 साल की प्रिया, दुबली पतली, बाल पीछे जल्दबाजी में बंधे हुए। पुराना जैकेट जो तेल और ग्रीस से सना हुआ था, घुटनों तक आ रहा था। वो करोल बाग में रामलाल चाचा की गाड़ी ठीक करने की दुकान से अपनी ट्रेनिंग खत्म करके घर जा रही थी जब उसने ये दृश्य देखा। प्रिया कुछ सेकंड के लिए रुकी। उसकी तेज आंखों ने कार के सामने का हिस्सा देखा और फिर उसकी भौहें सिकुड़ गईं। बिना जले पेट्रोल की गंध हल्की जली हुई प्लास्टिक की महक में मिली हुई थी। प्रिया कार के सामने की ओर बढ़ी, सावधानी से ऊंची आवाज में बोली, अंकल, मुझे लगता है कि मुझे पता है कार में क्या खराबी है। श्री राठौर तेजी से घूमे। उनकी निगाहें ऐसी थीं जैसे सामने वाले को जला देंगी। क्या? मुझे लगता है मैं इसे ठीक कर सकती हूं। शायद हाइब्रिड सिस्टम से जुड़े थर्मल रेगुलेटर में कोई खराबी है, प्रिया ने जल्दी से कहा, लेकिन उसकी आंखों में कोई घबराहट नहीं थी। भीड़ में कुछ लोग हंसने लगे। एक नौजवान ने ताना मारा, वाह, जीनियस आ गई। श्री राठौर लंबे कदमों से प्रिया की ओर बढ़े। उसे सिर से पैर तक देखा। तुम्हें लगता है कि मैं तुम जैसी बच्ची को अपनी मेबैक ठीक करने दूंगा? मैं बच्ची नहीं हूं, मैं करोल बाग के रामलाल चाचा की शिष्या हूं और मैं इंजीनियर मोहन शर्मा की बेटी हूं, प्रिया ने जवाब दिया। उसकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी। उस नाम ने श्री राठौर को आधे सेकंड के लिए रोक दिया। बहुत जल्दी उन्होंने अपना ठंडा भाव वापस पा लिया। मोहन शर्मा, उन्होंने हर शब्द पर जोर दिया जैसे उसे मुंह में चख रहे हों। नाम सुना सुना सा लगता है। कुछ साल पहले मेरी कंपनी में काम करता था। प्रिया ने सिर हिलाया, आंखें उठाकर उन्हें देखा। जी, मेरे पिता, जो 3 साल पहले टेस्टिंग वर्कशॉप में एक दुर्घटना में मारे गए थे। आसपास का माहौल अचानक शांत हो गया। श्री राठौर की भौहें तन गई। एक पल के लिए उनकी आंखों में कुछ चमका, घबराहट, डर, लेकिन फिर उसे तुरंत उनके प्रवचनम घमंड ने दबा दिया। ये कार तुम्हारे पूरे मोहल्ले की कीमत के बराबर है। अगर तुमने इसे और खराब कर दिया तो क्या तुम्हारे पास हर्जाना देने के पैसे हैं? अगर मैं इसे खराब कर दूं तो आप पुलिस बुला लेना, लेकिन अगर मैं सही निकली तो क्या आप अपनी गलती मानने की हिम्मत करेंगे? ये सवाल भरी सड़क पर एक तमाचे जैसा था। कुछ राहगीरों ने हौसला बढ़ाने वाली हंसी बिखेरी। श्री राठौर ने चारों ओर देखा। हर तरफ फोन उठे हुए थे, कैमरों की फ्लैश चमक रही थी। उन्होंने दांत पीस कर कहा, ठीक है, 5 मिनट, 1 सेकंड भी ज्यादा हुआ तो मैं गार्ड्स को बुला लूंगा। प्रिया ने सिर हिलाया।
अपनी जैकेट की जेब से औजारों का एक छोटा सा सेट निकाला, जिसमें हेक्स रेंच, पेचकश, कुछ प्लास्टिक केबल टाई और एक टॉर्च थी। उसने झुककर इंजन के हिस्से की जांच की। उसकी आंखें एक असली इंजीनियर की तरह घूम रही थीं। बैटरी में अभी भी पावर है, ये बैटरी की वजह से नहीं है। इंजन प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, खराबी थर्मल रेगुलेटर में है। इंजन ब्लॉक के पीछे का थर्मल सेंसर थोड़ा जल गया है, ये ECU को सिग्नल नहीं भेज रहा। हो सकता है हाइब्रिड सिस्टम का हीट डिसिपेशन डिज़ाइन गलत हो। रुको, श्री राठौर ने कहा। अनजाने में एक कदम पीछे हटते हुए, तुमने अभी क्या कहा? प्रिया ने ऊपर नहीं देखा। ये डिज़ाइन मैंने अपने पिता की तकनीकी डायरी में देखा है। श्री राठौर सन रह गए। मेरे पिता ने 3 साल पहले इसी तरह का एक हाइब्रिड डिज़ाइन बनाया था। ठीक मार्च के महीने में, जब वो आपकी कंपनी के अनुसंधान और विकास विभाग में काम कर रहे थे, और उन्होंने परीक्षण से पहले इस डिज़ाइन की सुरक्षा की जांच करने का अनुरोध किया था। प्रिया की आवाज़ में कोई कंपन नहीं था, लेकिन उसके शब्द पत्थर की तरह सख्त थे। उसने एक प्लास्टिक केबल टाई से जोड़ को अस्थायी रूप से बांधा, सेंसर को अस्थायी रूप से अपनी जगह पर ठीक करने के लिए इंसुलेटिंग टेप का इस्तेमाल किया, और फिर एक कदम पीछे हट गई। मैंने कर दिया। अब आप कार स्टार्ट करने की कोशिश करें। श्री राठौर ने लड़की को ऐसे देखा जैसे वो किसी समझ से परे चीज का सामना कर रहे हों, लेकिन फिर एक अनैच्छिक हरकत की तरह उन्होंने कार का दरवाजा खोला, ड्राइवर की सीट पर बैठे। 1 सेकंड, 2 सेकंड, और फिर इंजन की आवाज धीरे से गूंजी, इतनी सहज जैसे कभी कोई समस्या हुई ही ना हो। पूरी भीड़ ने वाह वाह करते हुए तालियां बजाईं, जय जयकार की आवाजें गूंजने लगी। कुछ लोगों ने जोर से कहा, बहुत बढ़िया बेटी, प्रिया तुम महान हो। प्रिया पीछे हटी, तेल से सने अपनी आस्तीन से पसीना पोंछा। थर्मल सेंसर एक अस्थायी समाधान है, आपको असली सेंसर लगवाना चाहिए, लेकिन अब आप चौराहे से हट सकते हैं, उसने कहा, और फिर मुड़कर जाने लगी। रुको, श्री राठौर ने पीछे से पुकारा और पास आकर अपने बटुए से नोटों की एक गड्डी निकाली। ये लो, तुम्हारी मेहनत का कुछ तो इनाम मिलना चाहिए। प्रिया ने नोटों की गड्डी को देखा और फिर सिर हिला दिया। मैंने ये पैसे के लिए नहीं किया। मैंने ये इसलिए किया क्योंकि वो कार उस पिता द्वारा डिजाइन की गई थी जिसे मैं प्यार करती थी और जिसे मुझसे छीन लिया गया। वो मुड़ी और तेजी से भीड़ में खो गई। श्री राठौर बीच सड़क पर नोटों की गड्डी हाथ में लिए खड़े रह गए। उनकी आंखें उस समय से भी ज्यादा गहरी सोच में डूबी थी जब उनकी कार बंद हुई थी। पास की एक छत पर 11वीं कक्षा का एक छात्र अपना फोन पकड़े हुए था, लाइव स्ट्रीम करते हुए बड़बड़ा रहा था। ये क्लिप जरूर वायरल होगी। कौन सोच सकता था कि इतनी छोटी लड़की मेबैक ठीक कर सकती है। ये तो एक जीती जागती किंवदंती है। और जैसा उसने अनुमान लगाया था, कुछ ही घंटों में वो वीडियो सभी प्लेटफॉर्मों पर साझा किया गया। शीर्षक था, लड़की ने अरबपति की कार बीच सड़क पर ठीक की। मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मेरे पिता ने इसे डिजाइन किया था। सिर्फ एक रात में सब कुछ बदल चुका था। प्रिया को नहीं पता था कि उसके आज के छोटे से काम ने उसे खुद से भी बड़ी लड़ाई में धकेल दिया था। अपने मृत पिता के लिए सच्चाई और उन लोगों के सम्मान के लिए लड़ाई जो सत्ता के पहियों के नीचे कुचल दिए गए थे। कहानी एक चौराहे पर बंद हुई एक कार से शुरू हुई थी, लेकिन ये वहां रुकने वाली नहीं थी। जब शाम घिराई तो प्रिया पटेल नगर के अपने पुराने सरकारी क्वार्टर की ओर जाने वाली जानी पहचानी गली में मुड़ी। स्ट्रीट लाइटें एक एक करके जल उठीं। पीली रोशनी काई लगी दीवारों पर पड़ रही थी। लड़की के दिमाग में अभी भी मेबैक के इंजन की सहज शुरुआत और उस शानदार सूट पहने आदमी की अजीब नजरें गूंज रही थीं। जब उसने पिता का नाम सुना तो उसका चेहरा बदल गया था। ये सामान्य झुंझलाहट नहीं थी, ये एक बहुत तेज, लगभग सहज हिचकिचाहट थी, जैसे किसी ने अनजाने में एक पुराने घाव को छू लिया हो जो कभी भरा ही ना हो। प्रिया ने अपने बैग का पट्टा कसकर पकड़ लिया। उसे समझ नहीं आया कि उसने इतने भीड़ के बीच वो नाम क्यों ले लिया। शायद इसलिए कि वो हमेशा उसके खून का हिस्सा रहा है, या शायद इसलिए कि प्रिया को सबसे मुश्किल परिस्थितियों में अपने पिता का जिक्र करने की आदत हो गई थी, जैसे खुद को याद दिलाना कि वो अकेली नहीं है। दूसरी मंजिल पर बने क्वार्टर में रोशनी जल रही थी। उसकी माँ आज सामान्य से जल्दी घर आ गई थी। हिना जी छोटी सी डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। उनके सामने सूप का कटोरा अभी भी भाप छोड़ रहा था। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर वो मुड़ी और कमजोर सी मुस्कान दी। आ गई बेटा, आज इतनी देर क्यों हो गई?
प्रिया ने बैग नीचे रखा, 1 सेकंड के लिए अपनी माँ को देखा और फिर सीधे कहा, कोई घुमा फिरा कर बात नहीं। आज मैंने एक आदमी की कार ठीक की। बहुत महंगी कार थी, मर्सिडीज मेबैक हाइब्रिड। हिना जी के हाथ में चम्मच रुक गया। तुमने सड़क पर कार ठीक की? प्रिया, माँ ने कितनी बार कहा है, ये खतरनाक है। उस आदमी का नाम विक्रम सिंह राठौर है। कमरे में हवा जैसे जम गई। हिना जी ने धीरे धीरे चम्मच नीचे रखा, अपने हाथ एक दूसरे में फंसा लिए, आंखें मेज पर झुका लीं। एक लंबी चुप्पी छा गई, इतनी लंबी कि प्रिया को दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। माँ, प्रिया ने धीरे से पुकारा। आगे बोलो। हिना जी की आवाज भारी हो गई थी। जब मैंने पापा का नाम लिया तो उन्होंने मुझे ऐसे देखा जैसे उन्हें मेरे अस्तित्व की उम्मीद ही नहीं थी। प्रिया हिचकिचाई और फिर सीधे पूछा, माँ, पापा सीधे श्री राठौर के साथ काम करते थे, है ना? हिना जी ने आंखें बंद कर ली। एक लंबी कांपती हुई सांस निकली। हाँ, एक साधारण शब्द था, लेकिन वो एक पत्थर की तरह गिरा। तुम्हारे पिता राठौर मोटर्स के नई पीढ़ी के हाइब्रिड प्रोजेक्ट के तकनीकी टीम के प्रमुख थे। उसी प्रोजेक्ट में तुम्हारे पिता के साथ दुर्घटना हुई थी। प्रिया ने कुर्सी खींची और बैठ गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, हालांकि उसे पहले से ही अंदेशा था। लेकिन माँ के मुंह से सुनने पर ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका गला घोट दिया हो। उन्होंने कहा कि ये एक दुर्घटना थी, लेकिन ऐसा नहीं था, है ना माँ? हिना जी ने अपनी बेटी को देखा। उनकी आंखों में थकान, डर और एक बहुत लंबे समय से दबे हुए दर्द का मिश्रण था। तुम्हारे पिता ने कई बार चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि सिस्टम उच्च दबाव परीक्षण के लिए पर्याप्त सुरक्षित नहीं है, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। क्यों? प्रिया ने फुसफुसाया। क्योंकि वे सही समय पर उत्पाद लॉन्च करना चाहते थे। निवेशक थे, मीडिया था, पैसा था। प्रिया ने सिर झुका लिया। बिखरी हुई तस्वीरें उसके दिमाग में कौंध गईं। पिता डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं, तकनीकी डायरी फैलाए हुए, खाना खाते खाते चित्र बना रहे हैं। वे रातें जब वे देर तक जागते थे, पेंसिल को कागज पर रगड़ते थे, भौएं सिकोड़कर सोचते थे। उनकी गहरी आवाज, प्रिया, इंजीनियरिंग में लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं होती। एक छोटी सी गलती की कीमत जान से चुकानी पड़ती है। माँ, क्या आपके पास पापा की डायरी है? प्रिया ने पूछा। हिना जी हिचकिचाईं। फिर वो उठीं और बेडरूम में पुरानी लकड़ी की अलमारी की ओर गईं। उन्होंने झुककर एक पुराना बक्सा निकाला जिसके कोने घिस चुके थे और धूल से भरे थे। तुम्हारे पिता ने मुझे इसे संभाल कर रखने को कहा था। मैंने इसे फिर कभी खोलने की हिम्मत नहीं की। प्रिया ने बक्से का ढक्कन खोला। अंदर मोटी डायरियां थीं। उनकी जिल्द का रंग फीका पड़ गया था। उसने सबसे ऊपर वाली डायरी उठाई और पहला पन्ना पलटा। जानी पहचानी लिखावट साफ सुथरी और सावधानी से लिखी हुई थी। साथ में तारीखें भी स्पष्ट थीं। चित्र, आरेख, सूत्र, किनारों पर लिखे छोटे छोटे नोट्स। प्रिया तेजी से पन्ने पलटने लगी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था जब उसने एक पन्ना देखा जिस पर लाल घेरा बना था। हाइब्रिड मॉडल, थर्मल ऑप्टिमाइजेशन का तरीका। वो चौंक गई। वही डिजाइन, सेंसर की व्यवस्था, थर्मल रेगुलेटर की स्थिति, कूलिंग संरचना, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने मेबैक के इंजन में देखा था। माँ, प्रिया ने ऊपर देखा। उसकी आवाज कांप रही थी। उन्होंने पापा का डिजाइन इस्तेमाल किया है। हिना जी ने मुंह फेर लिया। मुझे पता है, लेकिन मैं साबित नहीं कर सकती। जब तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई तो कंपनी ने कहा कि सभी चित्र उनके हैं। मैंने वकील किया, लेकिन मुकदमा लड़ने के लिए पैसे नहीं थे। फिर उन्होंने कहा कि अगर मैं हंगामा करती रही तो तुम्हारे भविष्य में समस्या आएगी। प्रिया ने डायरी को कसकर पकड़ लिया तो माँ चुप हो गईं। हाँ, हिना जी ने सिर हिलाया, आंसू बह निकले। मैं तुम्हें बचाने के लिए चुप हो गई। उस पल प्रिया समझ गई कि क्यों उसकी माँ हर बार जब वो मरम्मत की दुकान पर जाती थीं तो डर जाती थीं। क्यों हर बार राठौर मोटर्स का नाम सुनकर माँ विषय बदल देती थीं। भूलने के कारण नहीं, बल्कि बहुत अच्छी तरह याद होने के कारण। लेकिन आज मैं उस आदमी के सामने खड़ी थी। प्रिया ने धीरे धीरे कहा, मैंने पापा के डिज़ाइन वाली कार ठीक की और मैंने देखा कि वो जानता है। हिना जी चौंक गईं। तुम क्या कह रही हो? जब मैंने पापा का नाम लिया तो उनकी आंखों में जो भाव था वो किसी अजनबी की आंखों जैसा नहीं था।
दरवाजे पर एक दस्तक हुई। माँ बेटी दोनों चौंक गईं। हिना जी ने जल्दी से आंसू पोंछे, उठकर दरवाजा खोला। बाहर रामलाल चाचा थे, हाथ में फोन पकड़े हुए, चेहरा तनावपूर्ण था। हिना, प्रिया, तुम दोनों ये देखो। चाचा ने फोन प्रिया को दिया। स्क्रीन पर एक वीडियो चल रहा था। तस्वीर थोड़ी हिल रही थी, दूर से शूट की गई थी, लेकिन आवाज साफ थी। मैं इसे ठीक कर सकती हूँ, ये उसी की आवाज थी। कमेंट्स लगातार चल रहे थे, व्यूज की संख्या तेजी से बढ़ रही थी। वीडियो का शीर्षक स्पष्ट था, लड़की ने पीक आवर्स में लग्जरी कार ठीक की। मृत इंजीनियर का नाम लिया। किसी ने तुम्हारी कार ठीक करते हुए वीडियो बना लिया। ये बहुत तेजी से फैल रहा है। रामलाल चाचा ने कहा। उनकी आवाज में चिंता और गर्व दोनों थे। प्रिया, तुम्हें पता है तुमने अभी क्या किया है? प्रिया ने स्क्रीन को देखा। उसने खुद को उसमें देखा, छोटी सी तेल से सना जैकेट पहने, एक महंगी कार और एक शक्तिशाली आदमी के सामने खड़ी। उसने अपना कहा हुआ वाक्य फिर से सुना, मेरे पिता ने यह सिस्टम डिज़ाइन किया था। प्रिया का दिल जोर से धड़क उठा। एक अजीब सा एहसास उठा, डर और दृढ़ता का मिश्रण। उसने सिर उठाकर अपनी माँ को देखा। माँ, मैं अब और अनजान होने का नाटक नहीं कर सकती। हिना जी ने अपनी बेटी को देखा। उसकी आंखों में अब सिर्फ सुनने वाली लड़की नहीं थी, बल्कि एक दृढ़ संकल्प था, बिल्कुल उस आदमी की तरह जिससे उन्होंने कभी प्यार किया था। तुम अभी छोटी हो प्रिया, उन्होंने फुसफुसाया, लेकिन अगर तुम नहीं बोलोगी तो कोई नहीं बोलेगा। बाहर गाड़ियों का शोर अभी भी था। दिल्ली अपनी तेज रफ्तार जिंदगी में आगे बढ़ रही थी, लेकिन उस छोटे से कमरे में एक दरवाजा खुल गया था। वो दरवाजा जो उस सच्चाई की ओर जाता था जो इतने लंबे समय से बंद थी, और वो नाम जिसे कुछ लोग नहीं लेना चाहते थे, अब भरी सड़क पर, सोशल मीडिया पर और एक 13 साल की लड़की के दिल में बोला जा चुका था। इसे अब और कभी दफन नहीं किया जाएगा। अगली सुबह प्रिया की नींद अपने बिस्तर के पास पुरानी लकड़ी की मेज पर लगातार बज रहे फोन से खुली। उसने आंखें सिकोड़कर स्क्रीन को देखा। 12 मिस्ड कॉल, 37 संदेश, अजनबी नाम, बिना सेव किए हुए नंबर, छोटे लेकिन लगातार संदेश। मैं इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। हम एक ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल से हैं। क्या आप क्लिप की पुष्टि कर सकती हैं? प्रिया उठकर बैठ गई। उसने सोशल मीडिया खोला। कल रात का वीडियो 10 लाख व्यूज़ पार कर चुका था। कमेंट्स लहरों की तरह उमड़ रहे थे। कोई उसे नन्ही जीनियस कह रहा था, कोई कह रहा था कि ये व्यूज़ के लिए बनाया गया है, तो कोई शक कर रहा था, एक बच्ची हाइब्रिड के बारे में क्या जानेगी। प्रिया ने पढ़ा और उसका गला सूख गया। उसने फ़ोन बंद कर दिया, एक गहरी सांस ली। रसोई में उसकी माँ जल्दी उठ चुकी थी। हिना जी पीठ किए खड़ी थीं। दलिया हिला रही थी, उनके कंधे थोड़े कांप रहे थे। प्रिया, तुम्हारा फ़ोन सुबह से बज रहा है। वो मुड़ी नहीं। क्या बात है, मैं मशहूर हो गई हूँ माँ, प्रिया ने आधा मजाक में कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में चिंता छिपी नहीं थी। हिना जी तेजी से मुड़ी। कैसी मशहूरियत? प्रिया ने फ़ोन अपनी माँ को दिया। हिना जी ने स्क्रीन को देखा, कुछ शुरुआती कमेंट्स पढ़े और उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्हें तुम्हारे पापा का नाम कैसे पता चला? उन्होंने मुझे क्लिक में कहते हुए सुना। हिना जी ने फ़ोन मेज़ पर रख दिया, दोनों हाथ मेज़ के किनारे पर टिका दिए। प्रिया, ये मामला आसान नहीं है, तुम नहीं समझती। मैं जितना आप सोचती हैं उससे ज़्यादा समझती हूँ, प्रिया ने जवाब दिया। और मुझे लगता है कि वे भी हम पर नज़र रख रहे हैं। जैसे कि इसे साबित करने के लिए दरवाजे की घंटी बजी। माँ बेटी ने एक दूसरे को देखा। प्रिया ने दरवाज़ा खोला। लगभग 40 साल का एक आदमी वहाँ खड़ा था, सफ़ेद शर्ट पहने, गले में प्रेस का कार्ड लटका हुआ था। उसने विनम्रता से मुस्कुराया। नमस्ते बेटी, मैं वर्मा हूँ, इकोनॉमिक टाइम्स का रिपोर्टर। मैं आपसे कुछ मिनट बात करना चाहता हूँ। हिना जी आगे आईं, प्रिया के सामने खड़ी हो गईं। मेरी बेटी अभी छोटी है, हम प्रेस से बात नहीं करते। आप चिंता न करें, श्री वर्मा ने जल्दी से कहा। हम सिर्फ जानकारी स्पष्ट करना चाहते हैं। कल रात का क्लिप विवाद पैदा कर रहा है। अगर आपकी तरफ से कोई बयान नहीं आया तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। प्रिया ने अपनी माँ को देखा। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। माँ, मैं बोलना चाहती हूँ। हिना जी ने सिर हिलाया। नहीं, सिर्फ कुछ बातें, प्रिया ने धीरे से कहा। मैं मशहूर होने के लिए नहीं बोल रही, मैं इसलिए बोल रही हूं ताकि लोग जानें कि मेरे पिता कौन थे। एक भारी खामोशी छा गई। अंत में हिना जी ने एक लंबी सांस ली और रास्ता दे दिया। 10 मिनट,
इंटरव्यू छोटे से लिविंग रूम में हुआ। कैमरा नीची मेज पर रखा गया था। श्री वर्मा ने हल्की आवाज में शुरू किया, प्रिया, क्या तुम कल की घटना के बारे में बता सकती हो? प्रिया ने धीरे धीरे बिना कुछ जोड़े सब कुछ बताया, कार के बंद होने से लेकर खराबी का पता लगाने तक और पिता के बारे में कही गई बात तक। जब श्री वर्मा ने पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि यह तुम्हारे पिता का डिजाइन था? प्रिया ने सिर हिलाया, उठी और अपने बैग से एक डायरी निकाली। ये मेरे पिता की डायरी है, उन्होंने इसे 3 साल पहले बनाया था। कैमरा कागज के पन्ने पर जूम हुआ। लिखावट साफ थी, तारीखें करीने से लिखी थीं। श्री वर्मा कुछ सेकंड चुप रहे। क्या तुम जानती हो कि इससे तुम्हारे परिवार के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं? प्रिया ने सीधे कैमरे में देखा। मैं जानती हूं, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ी मुश्किल सच्चाई को दफन होने देना है। सिर्फ 10 मिनट बाद श्री वर्मा चले गए, लेकिन जो वो अपने साथ ले गए वो सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं था, वो एक चिंगारी थी। दोपहर में इंटरव्यू ऑनलाइन समाचार बुलेटिन में प्रसारित हुआ। अन्य अखबारों ने जल्दी से उसे उद्धृत किया। मोहन शर्मा का नाम और अधिक बार दिखाई देने लगा। लेखों ने गहराई से पड़ताल शुरू कर दी। हाइब्रिड इंजीनियर की परीक्षण में मौत, प्रोजेक्ट की फाइल आंतरिक रूप से बंद, पुराने डिजाइन और राठौर मोटर्स के मौजूदा उत्पाद के बीच संदिग्ध समानता। एक ऊंची शीशे की इमारत में श्री विक्रम सिंह राठौर खिड़की के सामने खड़े होकर नीचे गाड़ियों की कतार देख रहे थे। सहायक ने उन्हें एक टैबलेट दिया। सर, प्रेस बहुत सवाल पूछ रही है, वे आधिकारिक प्रतिक्रिया चाहते हैं। श्री राठौर ने सरसरी नजर से पढ़ा। उनके होंठ कस गए। वे एक बच्ची की बात को आधार बनाने की हिम्मत कर रहे हैं। जनता की राय उस लड़की के पक्ष में झुक रही है सर। एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करो, श्री राठौर ने ठंडक से कहा। कहो कि सभी डिजाइन कंपनी की संपत्ति है और जनता को भावनाओं पर विश्वास ना करने की सलाह दो। सहायक ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में हिचकिचाहट थी। और मोहन शर्मा के नाम का? श्री राठौर घूमे। उनकी नजरें चाकू की धार जैसी थीं। उसका जिक्र मत करो। प्रेस विज्ञप्ति उसी शाम जारी की गई। भाषा औपचारिक और सूखी थी। सभी आरोपों से इनकार किया गया था, लेकिन इसने लहर को शांत नहीं किया, बल्कि आग में घी का काम किया। शाम को प्रिया को एक अनजान नंबर से फोन आया। हेलो, मैं लता हूं, दृष्टिकोण समाचार कार्यक्रम की संपादक। मैं तुम्हें एक लाइव बातचीत में आमंत्रित करना चाहती हूं। प्रिया ने सूखी लाने की। लाइव मतलब कोई काट-छांट नहीं, कोई सुधार नहीं। तुम्हारी मां साथ आ सकती हैं। हम सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। लता जी की आवाज ने जैसे उसकी चिंता पढ़ ली हो। उस रात पूरा परिवार टीवी के सामने बैठा। कार्यक्रम प्रसारित हुआ। प्रिया कुर्सी पर बैठी थी। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। हाथ एक दूसरे में फंसे थे। स्टूडियो की रोशनी से उसकी आंखें थोड़ी चौंधिया रही थीं। कार्यक्रम के मेजबान ने मुस्कुराया। प्रिया, क्या तुम यहां डर रही हो? प्रिया ने 1 सेकंड सोचा। हां, तो तुम फिर भी क्यों आई? क्योंकि मेरे पिता अब यहां नहीं आ सकते। पूरा स्टूडियो शांत हो गया। प्रिया ने उन रातों के बारे में बताया जब उसके पिता देर तक जागते थे। तकनीकी डायरी के बारे में, आखिरी बार जब वो घर से निकले और कभी वापस नहीं आए। दुर्घटना शब्द का जिक्र करते हुए उसकी आवाज कांप गई। मैं नहीं चाहती कि कोई किसी से नफरत करे, प्रिया ने कहा। मैं सिर्फ ये चाहती हूं कि लोग सच्चाई जाने। अगर वो डिजाइन मेरे पिता का था तो उनका नाम लिया जाना चाहिए। कार्यक्रम के बाद सोशल मीडिया पर विस्फोट हो गया, लेकिन सिर्फ समर्थन नहीं था, हमले भी शुरू हो गए। पिता की मौत का इस्तेमाल मशहूर होने के लिए कर रही है। कौन उस डायरी की पुष्टि कर सकता है? प्रिया ने पढ़ा और उसके हाथ कांपने लगे। एक गुमनाम संदेश आया, रुक जाओ, तुम नहीं जानती कि तुम किससे पंगा ले रही हो। प्रिया ने फोन अपनी मां को दिया। हीना जी ने पढ़ा, उनका चेहरा सफेद पड़ गया। मैंने कहा था, मुझे पता है, प्रिया ने धीरे से जवाब दिया। लेकिन मैं अब पीछे नहीं हट सकती। उस रात प्रिया अकेले मेज पर बैठी, अपने पिता की डायरी फिर से खोली। उसने हर पन्ने को धीरे से सहलाया, जैसे यादों को छू रही हो। खिड़की के बाहर दिल्ली अभी भी रोशन थी। कहीं बड़े लोग बैठकें कर रहे थे, योजनाएं बना रहे थे, और यहाँ एक बच्ची उस टकराव की तैयारी कर रही थी जिसे उसने चुना नहीं था, लेकिन जिससे वो बच नहीं सकती थी। प्रिया ने खुद से फुसफुसाया, जैसे अपने पिता से कह रही हो,
मुझे नहीं पता कि मैं कितनी दूर जा पाऊंगी, लेकिन मैं वादा करती हूं कि मैं चुप नहीं रहूंगी। शहर में कहीं और श्री विक्रम सिंह राठौर इंटरव्यू का रिप्ले देख रहे थे। उन्होंने इसे बंद कर दिया, कुर्सी पर पीठ टिका ली। उनके दिमाग में एक मृत व्यक्ति की आवाज गूंज रही थी, राठौर साहब, ये सिस्टम अभी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने आंखें बंद कर लीं। टकराव शुरू हो चुका था और इस बार उनका प्रतिद्वंद्वी कोई दूसरी कंपनी नहीं थी, बल्कि एक 13 साल की लड़की थी जिसके हाथ में सच्चाई थी। अगली सुबह दिल्ली में हल्की बारिश हो रही थी। बारिश की पतली बूंदें खिड़की के शीशे पर चिपक गईं, लंबी धारियां बना रही थीं, जैसे अधूरे लिखे शब्द। प्रिया अपनी पढ़ाई की मेज पर बैठी थी। उसके पिता की डायरी सामने खुली थी, लेकिन उसकी आंखें किसी पन्ने पर नहीं टिक रही थीं। कल रात से फोन लगातार बज रहा था। कुछ लोग हिम्मत दे रहे थे, कुछ गालियां दे रहे थे और कुछ सलाह दे रहे थे कि बड़ों के मामले में मत पड़ो। दरवाजे की घंटी बजी। प्रिया ने ऊपर देखा। उसका दिल थोड़ा धड़क उठा। उसकी मां रसोई से निकली। बेटी को देखा और फिर दरवाजा खोलने गईं। एक महिला वहां खड़ी थी, सलीके से कपड़े पहने, ग्रे रंग का रेनकोट पहने। हाथ में एक पुराना चमड़े का ब्रीफकेस था। उसकी आंखें शांत थीं, लेकिन गहराई में उस व्यक्ति की थकान थी जो कई लड़ाइयां लड़ चुका हो। नमस्ते, मैं वकील मेहरा हूं, उन्होंने गहरी आवाज में कहा। मैं एक वकील हूं। मैं श्री शर्मा के मामले के सिलसिले में आई हूं। उस नाम ने हीना जी को रोक दिया। वो 1 सेकंड के लिए हिचकिचाईं और फिर दरवाज़ा चौड़ा कर दिया। अंदर आइए। वकील मेहरा पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गईं, ब्रीफकेस मेज पर रख दिया। उन्होंने घुमा फिराकर बात नहीं की। मैं कल से इस मामले पर नज़र रख रही हूं। मैंने क्लिप देखी, इंटरव्यू देखा और राठौर मोटर्स की प्रेस विज्ञप्ति पढ़ी। मुझे लगता है कि आपका परिवार एक चौराहे पर खड़ा है। हीना जी ने कसकर हाथ मिलाया। मेरे पास मुकदमा लड़ने के लिए पैसे नहीं हैं। मुझे पता है, सुश्री मेहरा ने धीरे से कहा, और मैं यहां पैसे की बात करने नहीं आई हूं। मैं कॉपीराइट और श्री शर्मा के लिए आई हूं। प्रिया ने सामने बैठी महिला को देखा और कुछ बहुत अलग महसूस किया। ये दया नहीं थी, ना ही जिज्ञासा, ये गंभीरता थी। क्या तुम मुझे अपने पिता की डायरी दिखा सकती हो? सुश्री मेहरा प्रिया की ओर मुड़ी। प्रिया ने सिर हिलाया, डायरी दी। वकील ने हर पन्ना धीरे धीरे पढ़ा। वो हाशिए पर लिखे नोट्स, तारीखों और रेखांकित पंक्तियों पर रुक गईं। श्री शर्मा बहुत सावधान थे। उन्होंने धीरे से कहा, तारीख, समय, हस्ताक्षर, यहां तक कि परीक्षण कोड भी। क्या तुम जानती हो इसका क्या मतलब है? प्रिया ने सिर हिलाया। इसका मतलब है कि यह सिर्फ एक व्यक्तिगत डायरी नहीं है। ये एक तकनीकी दस्तावेज है जिसे सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। हिना जी रो पड़ी। लेकिन पहले भी मैंने इसे एक वकील को दिखाया था। उन्होंने कहा था कि ये काफी नहीं है। 3 साल पहले बात अलग थी, सुश्री मेहरा ने कहा। अब अलग है। अब जनमत है, मीडिया है और एक बच्ची है जो खड़े होने की हिम्मत कर रही है। उन्होंने डायरी बंद की और सीधे प्रिया को देखा। लेकिन हमें और चाहिए, हमें गवाह चाहिए। जैसे किसी ने पुरानी यादों को छू लिया हो, हिना जी ने अचानक कहा। एक व्यक्ति था जिसका नाम दिनेश था। वो शर्मा जी के साथ काम करता था। दुर्घटना के बाद उसने नौकरी छोड़ दी और गांव चला गया। वकील मेहरा ने सिर हिलाया। हमें उसे ढूंढना होगा। उस शाम प्रिया अपनी मां और वकील के साथ बस अड्डे के पास एक छोटे से कैफे में गई। दिनेश चाचा देर से आए। वो दुबले पतले थे, बाल काफी सफेद हो गए थे। उनकी आंखें हमेशा चारों ओर देखती रहती थी, जैसे किसी के पीछा करने का डर हो। जब उन्होंने प्रिया को देखा तो वे रुक गए। तुम बिल्कुल अपने पिता जैसी दिखती हो, उन्होंने कहा। उनकी आवाज कांप रही थी। बातचीत एक कोने में हुई। दिनेश चाचा ने धीरे धीरे बताया, जैसे डर हो कि हर शब्द की कोई कीमत है। तुम्हारे पिता मुख्य डिजाइनर थे, कोई भी उनसे बेहतर नहीं था। उस हाइब्रिड प्रोजेक्ट को उच्च दबाव परीक्षण की अनुमति नहीं थी, लेकिन प्रबंधन ने दबाव डाला। श्री राठौर? प्रिया ने पूछा। दिनेश चाचा कुछ सेकंड चुप रहे और फिर सिर हिला दिया। शर्मा जी ने विरोध किया, ईमेल भेजे, रिपोर्ट भेजी, लेकिन उन्होंने कहा कि समय नहीं है। तो दुर्घटना के बाद? हिना जी की आवाज भर्रा गई। उन्होंने फाइल बंद कर दी, कहा कि ये एक अप्रत्याशित तकनीकी खराबी थी। जो कोई भी बोलता था उसे कंपनी से निकाल दिया जाता था। प्रिया ने मुट्ठी भींच ली। क्या आप गवाही देने के लिए तैयार हैं?
दिनेश चाचा ने लड़की को बहुत देर तक देखा और फिर सिर झुका लिया। मुझे माफ करना, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरा भी परिवार है, मैं हिम्मत नहीं कर सकता। किसी ने उन्हें दोष नहीं दिया। जब वो उठकर चले गए तो उनकी पीठ भीड़ में छोटी होती गई। घर लौटते समय बारिश तेज हो गई। प्रिया अपनी मां की मोटरसाइकिल के पीछे चुपचाप बैठी थी। ठंडी हवा उसके चेहरे पर लग रही थी, लेकिन उसके अंदर आग जल रही थी। मां, अगर कोई गवाह नहीं मिला तो क्या होगा? तो हम और ढूंढेंगे। वकील मेहरा की आवाज पीछे से आई। सच्चाई सिर्फ एक व्यक्ति में नहीं होती। जैसे कि जवाब में उस रात प्रिया को एक अजनबी ईमेल मिला। पता छिपा हुआ था, विषय संक्षिप्त था। मैं श्री शर्मा को जानती हूं। प्रिया ने उसे खोला। सामग्री में केवल कुछ पंक्तियां थीं। मैं तकनीकी विभाग की पूर्व उपाध्यक्ष थी। मैं बहुत लंबे समय तक चुप रही। अगर तुम सच्चाई चाहती हो तो मेरे पास ये है। नीचे एक अटैचमेंट था, एक आंतरिक ईमेल का स्क्रीनशॉट। उसमें विक्रम सिंह राठौर का नाम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। साथ में परीक्षण की गति बढ़ाने का निर्देश था। भले ही थर्मल सुरक्षा की चेतावनियों की अनदेखी करनी पड़े। प्रिया ने पढ़ा और उसका दिल धड़क उठा। उसने तुरंत इसे वकील मेहरा को भेज दिया। ये एक महत्वपूर्ण मोड़ है, सुश्री मेहरा ने फोन पर कहा। उनकी आवाज गहरी लेकिन दृढ़ थी। लेकिन भेजने वाला बहुत जोखिम में है, वे किसी भी समय पीछे हट सकते हैं। वो कौन है? प्रिया ने पूछा। शायद सुश्री हांडा, सुश्री मेहरा ने जवाब दिया। पूर्व तकनीकी उपाध्यक्ष, उन कुछ लोगों में से एक जिन्होंने श्री शर्मा का पक्ष लिया था। लेकिन उम्मीद की किरण जलने से पहले ही अगले दिन प्रिया को एक और संदेश मिला। अब संपर्क मत करना, मुझ पर नजर रखी जा रही है। उसी समय दिनेश चाचा ने फोन किया। उनकी आवाज घबराई हुई थी। प्रिया, मुझे तुरंत गांव वापस जाना है। कुछ लोग मेरे बारे में पूछ रहे थे। मैं अब दिल्ली में नहीं रह सकता। प्रिया ने फोन काट दिया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने महसूस किया कि खेल अब एक अलग चरण में प्रवेश कर चुका था। अब ये इंटरनेट पर बहस नहीं थी, ना ही टीवी इंटरव्यू। ये गहरा पानी था, जहां बड़े लोग तैरने के आदी थे और वो अभी अभी डूबने से बचना सीख रही थी। उस रात प्रिया मेज पर बैठी अपने पिता की डायरी को देख रही थी और फिर फोन की काली स्क्रीन को। उसे रिपोर्टर का सवाल याद आया। क्या तुम डर रही हो? हाँ, बहुत डर। लेकिन अगर वो अब रुक गई तो सच्चाई जानने वाले सभी लोग चुप रहेंगे और उसके पिता हमेशा के लिए एक आंतरिक फाइल में एक नाम बनकर रह जाएंगे। प्रिया ने गहरी सांस ली, लैपटॉप खोला और सभी दस्तावेजों का बैकअप लेना शुरू कर दिया। उसे नहीं पता था कि कल क्या होगा, लेकिन वो एक बात जानती थी, वो अब अकेली नहीं थी। एक वकील था, कुछ लोग थे जो पहले चुप थे लेकिन अब बोलने लगे थे, और सबसे बढ़कर सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही थी। कहीं एक ऊंची इमारत के कार्यालय में विक्रम सिंह राठौर को एक रिपोर्ट मिली। एक वकील ने लड़की के परिवार से संपर्क किया है। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। बारिश धुंधली थी। तो असली खेल अब शुरू होता है। दिल्ली में उमस भरे दिन आ गए थे। जमीन ऐसी गीली थी जैसे कभी सूखेगी ही नहीं। पटेल नगर के सरकारी क्वार्टर के दूसरे तल पर बने छोटे से कमरे में प्रिया कंप्यूटर के पास बैठी थी। उसकी आंखें स्क्रीन पर जमी थीं। उसे अभी अभी एक अनाम पते से एक और ईमेल मिला था, जिसमें केवल एक पंक्ति थी और एक छिपे हुए फाइल शेयरिंग पेज का लिंक था। मैं सामने नहीं आ सकती, लेकिन ये वो हिस्सा है जो श्री शर्मा ने मरने से पहले मुझे भेजा था। प्रिया ने लिंक पर क्लिक किया। एक पीडीएफ फाइल खुली जिसमें उसके पिता इंजीनियर मोहन शर्मा और राठौर मोटर्स की तकनीकी टीम के सदस्यों के बीच ईमेल की एक श्रृंखला थी। थर्मल दबाव, सेंसर की संवेदनशीलता के बारे में विस्तृत चेतावनियां और विशेष रूप से परीक्षण में तेजी लाने के बारे में सीधे तौर पर विरोध। श्री राठौर का नाम कुछ बार अंतिम अनुमोदन के साथ दिखाई दिया। तकनीकी जोखिम स्वीकार करें, समय सीमा बनाए रखें, तिमाही में लॉन्च सुनिश्चित करें। प्रिया चुपचाप बैठी रही। वो जानती थी कि ये दस्तावेज मनमाने ढंग से सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। ये बहुत शक्तिशाली था, लेकिन ये एक दोधारी तलवार भी थी। अगर इसे गलत तरीके से सामने लाया गया तो न केवल वो बल्कि उसकी मां, वकील मेहरा और इससे जुड़ा कोई भी व्यक्ति इस भंवर में खिंच जाएगा। वकील मेहरा फाइल मिलने के तुरंत बाद पहुंची। वो प्रिया के पास बैठी, हर पन्ना खोला। उनका चेहरा धीरे धीरे तनावपूर्ण होता गया। उनकी आंखें चाकू की धार जैसी थीं।
अगर इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि हो जाती है तो ये सीधा सबूत है कि कंपनी जोखिम के बारे में अच्छी तरह से जानती थी, लेकिन फिर भी आगे बढ़ने का आदेश दिया। प्रिया ने धीरे से पूछा, क्या हम जीत सकती हैं मैम? श्री मेहरा ने ऊपर देखा। उनकी आवाज धीमी थी। सच्चाई में ताकत होती है, लेकिन ये मत भूलो कि उनके पास वकील, पैसा और मीडिया है। हमारे पास न्याय है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए हमें मार झेलनी आनी चाहिए। गुमनाम संदेश अब और अधिक आने लगे। धमकियां भी अब अस्पष्ट नहीं थीं। एक दोपहर जब प्रिया रामलाल चाचा की दुकान से निकली तो उसने पाया कि उसका बैग फटा हुआ है। कुछ भी गायब नहीं था, लेकिन अंदर एक छोटा सा कागज का टुकड़ा था। जब तक हो सके रुक जाओ। हिना जी घबरा गईं। तुम्हें रुकना होगा प्रिया, मैं तुमसे विनती करती हूं। मैंने कुछ गलत नहीं किया है, प्रिया ने जवाब दिया। उसकी आंखें लाल थीं। मुझे पता है, लेकिन सच्चाई तुम्हें बचाने के लिए काफी नहीं है। माँ, अगर हम डर गए तो कौन करेगा? माँ बेटी ने एक दूसरे को देखा। उनके बीच 2 पीढ़ियों, 2 अलग अलग डरों का फासला था। लेकिन प्रिया की आंखों में अब हिना जी ने कई साल पहले के एक आदमी की परछाई देखी, जो भी ऐसे ही एक विकल्प के बीच खड़ा था, और उसने बोलने का फैसला किया था। खबर तेजी से फैली। कुछ स्वतंत्र पत्रकारों ने राठौर मोटर्स पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। तकनीकी समूहों ने लेख साझा किए। नई हाइब्रिड श्रृंखला के डिजाइन में विवरणों का विश्लेषण किया। प्रिया के पिता की डायरी के चित्रों के साथ समानताएं बताईं। फिर एक अप्रत्याशित घटना घटी। इंटरनेट पर एक गुमनाम पोस्ट सामने आई, जिसका शीर्षक था, प्रिया और उसकी मां राठौर मोटर से पैसे ऐंठने वाली धोखेबाज। पोस्ट में हेरफेर की गई तस्वीरें, नकली चैट और प्रिया और उसकी मां के सम्मान को धूमिल करने वाले शब्द थे। झूठी खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। समर्थक संदेह करने लगे। कुछ अखबारों ने कानूनी झंझटों के डर से पुराने लेख हटा दिए। प्रिया को गालियों भरे ढेरों संदेश मिले। हिना जी लगभग टूट गईं। देखा तुमने, लोगों को सच्चाई से कोई मतलब नहीं है। उन्हें तुम्हें बर्बाद करने के लिए बस एक कारण चाहिए। प्रिया ने कुछ नहीं कहा। वो कमरे में गई और दरवाजा बंद कर लिया। अंदर उसने लैपटॉप खोला और एक लंबा पोस्ट लिखा। कोई सफाई नहीं, कोई खंडन नहीं, सिर्फ अपने पिता के बारे में एक सच्ची, भावनात्मक कहानी। खराब हुई कार के बारे में, एक बच्चे के बड़े के सामने खड़े होने की भावना, और घने सन्नाटे के बारे में। पोस्ट के अंत में उसने सिर्फ एक पंक्ति लिखी, मुझे आप सभी के विश्वास की जरूरत नहीं है, बस ये मत भूलिए कि मोहन शर्मा नाम का एक इंजीनियर था जिसने उस चेतावनी को दिया था जिसे कोई सुनना नहीं चाहता था। ये पोस्ट तेजी से साझा की गई। कई स्वतंत्र पत्रकारों ने समर्थन में आवाज उठाई। राठौर मोटर्स में काम कर चुके कुछ इंजीनियरों ने वकील मेहरा को गुमनाम ईमेल भेजना शुरू कर दिया। कोई भी सामने आने की हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन हर कोई सच्चाई का एक छोटा सा टुकड़ा योगदान दे रहा था। इस बीच राठौर मोटर्स के भीतर भी दरारें पड़ने लगीं। शेयरधारकों के बीच एक गुप्त बैठक हुई। कुछ लोग कानूनी जोखिमों के बारे में चिंतित थे अगर मामले की जांच हुई। कुछ ने श्री राठौर को ढाल बनाने का सुझाव दिया, तो कुछ पैसे से सभी शोर को शांत करना चाहते थे। श्री राठौर अभी भी चुप थे। पिछले कुछ हफ्तों से उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की थी, कोई टिप्पणी नहीं की थी, लेकिन उनका सहायक जानता था कि वो चिंतित हैं। आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? सहायक ने एक गुप्त बैठक में पूछा। सफाई, श्री राठौर ने ठंडक से कहा, जड़ से शुरू करो। अगले ही दिन एक गुमनाम हैकर ने प्रिया के सोशल मीडिया अकाउंट पर हमला किया। उसकी पोस्ट हटा दी गई। उसकी पोस्ट साझा करने वाले फैन पेज भी एक एक करके गायब हो गए। उसके नाम के बारे में खोजों की संख्या तेजी से घट गई, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके द्वारा छोड़े गए हर निशान को मिटा रहा हो। प्रिया कंप्यूटर के सामने बैठी, उसकी आंखें लाल थीं। वे सब कुछ मिटा सकते हैं मैम। वकील मेहरा चुप हो गई और फिर उन्होंने धीरे धीरे कहा, नहीं, अगर हम वहां हमला करें जहां वे मिटा नहीं सकते, कानून। उस शाम सुश्री मेहरा ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में डिजाइन के कॉपीराइट से संबंधित सभी दस्तावेजों के साथ एक याचिका दायर की। तकनीकी उल्लंघनों की शिकायत परिवहन मंत्रालय को भी भेजी गई। स्वतंत्र मीडिया तुरंत हरकत में आ गया। खेल अब एक नई दिशा में मुड़ गया था। अब ये भावनाओं का नहीं, बल्कि कानून का था। प्रिया अपने छोटे से घर की बालकनी पर खड़ी होकर सड़क को देख रही थी। नीचे लोगों की भीड़ अभी भी जल्दी में थी।
जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन वो जानती थी कि कहीं ना कहीं लहरें उठ रही हैं। उसने अपने पिता के बारे में सोचा। अगर वे जीवित होते तो शायद वे भी यही रास्ता चुनते, प्रसिद्धि के लिए नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों के लिए जो उस कार के पहियों के पीछे बैठेंगे। उसने अपने सीने पर हाथ रखा, जहां उसका दिल धीरे धीरे लेकिन दृढ़ता से धड़क रहा था। अंधेरे से जवाबी हमला शुरू हो चुका था, और वो एक 13 साल की बच्ची प्रकाश में कदम रखना सीख रही थी, ताकि उस ताकत का सामना कर सके जिसने कभी उसके पिता को दफन कर दिया था। एक उमस भरी गर्मी की सुबह दरवाजे की घंटी की तेज आवाज ने हीना जी को चौंका दिया। वो बाहर निकली। दरवाजा पूरी तरह खोलने से पहले ही उन्होंने 2 आदमियों को देखा, जो सादे कपड़ों में थे, लेकिन उनकी नजरें गंभीर थीं। एक ने अपना कार्ड दिखाया। हम परिवहन विभाग के जांच अधिकारी हैं। हम राठौर मोटर्स कंपनी के हाइब्रिड कार उत्पाद के खिलाफ शिकायत के संबंध में जांच और बयान लेने आए हैं। हीना जी हैरान रह गईं। हफ्तों के हमलों को झेलने के बाद उन्होंने नहीं सोचा था कि चीजें इतनी तेजी से आगे बढ़ेंगी। वे घर के अंदर नहीं आए, बातचीत क्वार्टर के बाहर गलियारे में ही हुई। प्रिया दरवाजे के पीछे खड़ी होकर बाहर से पूछे जा रहे हर सवाल को सुन रही थी। उसके पिता की डायरी, इंटरनेट पर प्रकाशित दस्तावेज और माँ बेटी के वर्तमान जीवन के बारे में। भले ही सवाल विनम्र थे, प्रिया को हर नज़र में एक छिपा हुआ तनाव महसूस हो रहा था। जब वे चले गए, हीना जी अंदर आईं। उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। उन्होंने कहा कि वे 3 साल पहले की दुर्घटना की पूरी फाइल की फिर से जांच करेंगे। अगर ये साबित हो गया कि सुरक्षा मानकों का उल्लंघन हुआ था, तो मामला उच्च स्तर पर भेजा जाएगा। प्रिया ने धीरे से सिर हिलाया। यही वो चाहती थी, लेकिन वो ये भी समझ गई थी कि अब से सब कुछ उसके हाथ में नहीं रहेगा। उस शाम वकील मेहरा एक रहस्यमयी चेहरे के साथ घर आईं। उन्होंने अपना ब्रीफकेस मेज पर रखा। राठौर मोटर्स के अंदर से एक गुमनाम व्यक्ति द्वारा भेजे गए एक आंतरिक परिपत्र की एक प्रति निकाली। ये एक तत्काल बैठक का संबंध था, जिसका विषय था मीडिया से निपटने के लिए फाइलें तैयार करना और बौद्धिक संपदा की रक्षा के लिए योजना बनाना। वकील मेहरा ने कागज पर धीरे से थपथपाया। वे सभी सबूतों को विदेश भेजने की योजना बना रहे हैं। अगर हम जल्दी नहीं करेंगे तो उन्हें रोकने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। हमें क्या करना चाहिए? प्रिया ने बड़ी बड़ी आंखों से पूछा। एक नई मीडिया धमाके की जरूरत है, एक बहुत बड़ी घंटी। प्रिया चुप हो गई और फिर उसने ऊपर देखा। उसकी आंखें चमक उठीं। मैं श्री राठौर से मिलूंगी। हीना जी तेजी से मुड़ी। नहीं, तुम पागल हो गई हो, यह खतरनाक है। मैं अकेली नहीं जाऊंगी, प्रिया ने जल्दी से कहा। मैं लाइव स्ट्रीम करूंगी। सब चुप हो गए। ये विचार पागलपन भरा था, लेकिन यही एकमात्र चीज थी जो पासा पलट सकती थी। 3 दिन बाद दिल्ली की चिलचिलाती धूप के बीच प्रिया वार्षिक ऑटोमोबाइल प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी में दिखाई दी। ये आयोजन राठौर मोटर्स का मंच था, जहां नई कार के मॉडल की घोषणा की जाती थी और दूसरी पीढ़ी की स्मार्ट हाइब्रिड तकनीक का प्रदर्शन किया जाता था। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हो रहा था। प्रेस खचाखच भरी थी। प्रिया सफेद शर्ट पहने, बाल करीने से बंधे, भीड़ में एक फोन के साथ खड़ी थी जिसमें एक माइक्रोफोन लगा हुआ था। लाइव स्ट्रीम शुरू हुआ सिर्फ 10 मिनट में। हजारों लोग देख रहे थे। जब श्री विक्रम सिंह राठौर मंच पर भाषण देने के लिए चढ़े, प्रिया आगे बढ़ी। राठौर अंकल, मैं इंजीनियर मोहन शर्मा की बेटी हूं। उसकी आवाज साफ और बिना कांपे गूंजी। मंच एक पल के लिए सन्न रह गया। श्री राठौर ने अपनी नजरें रोकीं, पलकें झपकाईं। आयोजन समिति के कुछ लोग तुरंत आगे बढ़े, प्रिया को रोकने की कोशिश की, लेकिन लाइव स्ट्रीम चल रहा था। कैमरा श्री राठौर के चेहरे पर कसकर टिका हुआ था। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मेरे पिता का डिजाइन इस कार में उनके नाम के बिना कैसे इस्तेमाल हो रहा है? श्री राठौर वहीं खड़े रहे। उन्होंने टालमटोल नहीं किया। वो मंच से नीचे उतरे और प्रिया के पास आए। फ्लैशलाइटें लगातार चमक रही थीं। क्या तुम्हारे पास सबूत है? उन्होंने पूछा। आवाज धीमी थी, लेकिन माइक ने उसे पकड़ लिया। प्रिया ने डायरी ऊपर उठाई। असली स्कैन की हुई प्रति मंत्रालय को भेज दी गई है, जिसमें हस्ताक्षर, तारीख और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का आरेख भी है। और मेरे पास मेरे पिता और कंपनी की तकनीकी टीम के बीच ईमेल का सबूत है, जिसमें आग लगने के खतरे के बारे में स्पष्ट चेतावनी दी गई थी। सोशल मीडिया पर एक तूफान उठ खड़ा हुआ। लाइव स्ट्रीम तुरंत टॉप ट्रेंडिंग में आ गया।
श्री राठौर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका चेहरा अब शांत नहीं था। वो मुड़कर मंच पर चले गए। पीछे एमसी ने माहौल को शांत करने की कोशिश की। हम एक ब्रेक के लिए कार्यक्रम को अस्थायी रूप से रोकेंगे। प्रिया चुपचाप हॉल से बाहर निकल गई। उसकी जेब में फोन लगातार बज रहा था, संदेश, ईमेल, दर्जनों मिस्ड कॉल। अगली ही सुबह परिवहन विभाग के आंतरिक जांच विभाग ने पुरानी दुर्घटना की फाइल को फिर से खोलने की घोषणा की। मुख्यधारा के मीडिया ने एक साथ खबर दी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय नई पीढ़ी की हाइब्रिड तकनीक की स्वतंत्र जांच करेगा। जनता में उबाल आ गया। जो लोग पहले संदेह करते थे, वे अब समर्थन में आ गए। इंजीनियरों के समूह ऑटोमोबाइल फोरम तकनीकी ब्लॉगर ने इंजीनियर शर्मा के डिजाइन और नए उत्पाद के बीच समानता की पुष्टि की। एक दिन बाद राठौर मोटर समूह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। श्री राठौर उपस्थित नहीं हुए। उनकी जगह संचार के उपाध्यक्ष ने बात की। उसकी आवाज एक संक्षिप्त प्रेस विज्ञप्ति पढ़ते हुए कठोर थी। हम जांच एजेंसी के साथ सहयोग करेंगे। अंतिम निष्कर्ष आने तक नई हाइब्रिड श्रृंखला का वितरण अस्थायी रूप से रोक देंगे। उस रात छोटे से घर में प्रिया अपनी माँ और वकील मेहरा के साथ एक खड़खड़ाते पंखे के पास बैठी थी। किसी ने कुछ देर तक कुछ नहीं कहा। फिर हीना जी रो पड़ी। तुमने कर दिखाया, तुमने सच में कर दिखाया। प्रिया ने अपना सिर माँ के कंधे पर टिका दिया। आंसू चुपचाप बह निकले, खुशी के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि अंततः उन्हें सुना गया था। वकील मेहरा धीरे से मुस्कुराई। अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अब से लड़ाई सार्वजनिक होगी और कानून बोलेगा। प्रिया मुड़कर उन्हें देखने लगी। मैं तैयार हूं, चाहे आगे चट्टान ही क्यों ना हो। मैं आगे बढ़ती रहूंगी। सुश्री मेहरा ने सिर हिलाया। तुमने सिर्फ अपने पिता के सम्मान की रक्षा नहीं की है, तुमने सैकड़ों अन्य इंजीनियरों के लिए रास्ता खोला है जो कभी दफन कर दिए गए थे। बाहर शाम की बारिश ठंडक लेकर आई। कई दिनों में पहली बार किसी को भी बारिश बुरी नहीं लगी, क्योंकि बारिश के बाद कभी कभी असली रोशनी आती है। लड़ाई अभी लंबी थी, लेकिन प्रिया अब एक पुरानी डायरी वाली बच्ची नहीं थी। वो एक स्पष्ट, दृढ़ आवाज बन गई थी, जिसे आसानी से दबाया नहीं जा सकता था, और यहां तक कि सबसे शक्तिशाली ताकतें भी उसे अब और नजरअंदाज नहीं कर सकती थीं। उस सुबह प्रिया और उसकी मां के छोटे से घर पर जोर जोर से दरवाजा खटखटाया गया। ये पड़ोस का कोई नहीं था, ना ही कोई रिपोर्टर। दरवाजे के सामने दो जांच अधिकारी खड़े थे, एक पुरुष और एक महिला। सादे कपड़ों में, लेकिन उनकी नजरें दृढ़ थीं। हम शहर के लोक अभियोजक के कार्यालय से हैं, महिला ने कहा। हम सुश्री प्रिया और श्रीमती हीना को राठौर मोटर से संबंधित मामले में जांच में सहयोग करने के लिए मुख्यालय में आमंत्रित करने आए हैं। हीना जी ने प्रिया का हाथ कसकर पकड़ लिया। लड़की अपनी मां की ओर मुड़ी और सिर हिलाया। मैं चल सकती हूं। जिस कार में वे बैठे थे उसमें सायरन नहीं था, वो अलग नहीं दिख रही थी। लेकिन उस पर बैठने की भावना से प्रिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे गिरफ्तार होने का डर नहीं था, लेकिन वो जानती थी कि इस पल से उसकी बातों को दर्ज किया जाएगा, विश्लेषण किया जाएगा और उस पर पलटवार भी हो सकता है। कार्यालय में पहचान और प्रारंभिक बयान की पुष्टि के बाद जांच अधिकारी ने एक लैपटॉप खोला और एक वीडियो चलाया। ये श्री राठौर और एक अन्य उपाध्यक्ष के बीच बातचीत की रिकॉर्डिंग थी, जो कुछ दिन पहले लीक हुई आंतरिक फाइल से ली गई थी। उनके पास बस कुछ पुराने कागज हैं, इससे निपटना आसान है। इसे साफ कर दो तो सब खत्म। कमरे में एक पल का सन्नाटा छा गया। प्रिया स्क्रीन पर घूरती रही। उसे आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन अपने कानों से सुनने पर सब कुछ और भी वास्तविक लग रहा था। हमें ये पुष्टि करने की जरूरत है कि क्या ये उसी व्यक्ति की आवाज है जिससे तुम प्रदर्शनी में मिली थी? हाँ, ये श्री विक्रम सिंह राठौर ही हैं। जांच अधिकारी ने सिर हिलाया और नोट किया। फिर उन्होंने एक और फाइल खोली। इस बार ये ईमेल, तकनीकी दस्तावेज और प्रिया के पिता की मूल डायरी के स्कैन थे, जिन्हें फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया था। हमने एक स्वतंत्र मूल्यांकन टीम को आमंत्रित किया था। उन्होंने पुष्टि की है कि इंजीनियर मोहन शर्मा के डिजाइन और राठौर मोटर्स के हाइब्रिड मॉडल में सर्किट आरेख के बीच 89% तक समानता है, जबकि कोई अन्य दस्तावेज स्वतंत्र विकास को साबित नहीं करता है। प्रिया ने मुट्ठी भींच ली। वो एक हल्की मुस्कान को नहीं रोक सकी। एक और बात,
महिला जांच अधिकारी ने धीरे धीरे कहा। अगर ये मामला आधिकारिक तौर पर अदालत में जाता है तो क्या तुम गवाह बनने के लिए तैयार हो? प्रिया ने ऊपर देखा। मैं तैयार हूं। 1 हफ्ते से भी कम समय के बाद अखबारों ने एक साथ खबर दी कि शहर के लोक अभियोजक कार्यालय ने राठौर मोटर्स कंपनी से संबंधित तकनीकी सुरक्षा और बौद्धिक संपदा के उल्लंघन के मामले में आधिकारिक तौर पर मामला दर्ज करने का फैसला किया है। प्रारंभिक जांच सूची में श्री विक्रम सिंह राठौर का नाम सबसे ऊपर था। ये खबर समुदाय के बीच एक बम की तरह फटी। जो लोग पहले प्रिया का मजाक उड़ाते थे, वे अब उसके लेख साझा कर रहे थे, माफी मांग रहे थे। ऑटोमोबाइल, तकनीकी फोरम और देश के इंजीनियरिंग छात्रों के समूहों ने भारत में प्रौद्योगिकी उद्योग में कॉपीराइट पर सेमिनार आयोजित करना शुरू कर दिया। एक देर शाम वकील मेहरा ने प्रिया को फोन किया। तुमने बहुत कुछ बदल दिया है। प्रिया, मैं सिर्फ अपने पिता के लिए सच्चाई वापस लाना चाहती थी, लेकिन कभी-कभी एक व्यक्ति की सच्चाई सैकड़ों अन्य लोगों के लिए रास्ता खोल सकती है। प्रारंभिक सुनवाई एक शुरुआती पतझड़ की सुबह शुरू हुई। प्रिया सफेद सलवार कमीज पहने गवाहों की पंक्ति में बैठी थी। उसके सामने श्री राठौर थे, अभी भी एक सुरुचिपूर्ण सूट में, लेकिन उनके चेहरे पर पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था। सुनवाई शुरू होने से पहले प्रिया ने उन्हें देखा। अब कोई गुस्सा नहीं था, केवल एक ठंडी शांति थी। वो उनसे नफरत नहीं करती थी, अब और नहीं। लेकिन उसने उन्हें माफ भी नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने जो किया था उससे ना केवल उसका परिवार टूट गया था, बल्कि पहियों के पीछे बैठे हजारों अन्य लोगों की जान को भी खतरा था। सबूत एक एक करके पेश किए गए। डायरी की मूल्यांकन रिपोर्ट, आंतरिक ईमेल, स्वतंत्र जांच टीम की तकनीकी रिपोर्ट, प्रारंभिक गुमनाम गवाह। सुश्री हांडा अचानक अदालत में पेश हुईं और पुष्टि की कि श्री राठौर ने उन्हें जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट में हेरफेर करने के लिए कहा था। जनता की सीटों से कंपनी के कई पूर्व कर्मचारी भी चुपचाप मौजूद थे। उनकी आंखें हर गवाही पर टिकी थीं। जब प्रिया की बारी आई तो वो गवाह के कटघरे में खड़ी हुई। कमरा शांत था। उसने कोई डायरी, कोई दस्तावेज नहीं लिया था, केवल उसकी साफ और दृढ़ आवाज थी। मेरे पिता कहते थे, एक अच्छा इंजीनियर वो नहीं है जो सबसे जटिल मशीन बनाता है, बल्कि वो है जो उपयोगकर्ता की सुरक्षा को अपनी प्रतिष्ठा से ऊपर रखता है। मुझे विश्वास है कि अगर मेरे पिता जीवित होते तो वे भी यहाँ खड़े होते, बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई को सामने लाने के लिए। किसी ने ताली नहीं बजाई, लेकिन कोई हंसा भी नहीं। केवल सन्नाटा और झुकी हुई नजरें थीं। सुनवाई 3 दिन तक चली। अंत में अदालत ने श्री विक्रम सिंह राठौर को तकनीकी सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन करने, बौद्धिक संपदा अधिकारों का हनन करने और मौत का कारण बनी घटना को छिपाने का दोषी ठहराया। उन्हें 12 साल की जेल की सजा सुनाई गई। राठौर मोटर्स को इंजीनियर मोहन शर्मा के परिवार को 30 करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा देने और अपनी पूरी तकनीकी विकास प्रक्रिया में सुधार करने का आदेश दिया गया। कोई भी जीत पूरी नहीं होती, लेकिन ये एक शुरुआत थी। कुछ महीने बाद एक राष्ट्रीय युवा विज्ञान सम्मेलन में प्रिया मंच पर सैकड़ों इंजीनियरिंग छात्रों के सामने अपनी यात्रा के बारे में बता रही थी। स्क्रीन पर एक पुरानी तस्वीर थी। उसके पिता इंजीनियर मोहन शर्मा मुस्कुरा रहे थे। हाथ में पहला सर्किट था जिसे उन्होंने पूरा किया था। मैं इंजीनियर नहीं हूं, प्रिया ने कहा, और मुझे यह भी यकीन नहीं है कि मैं इंजीनियरिंग में जाऊंगी, लेकिन मेरा मानना है कि ईमानदारी हर आविष्कार का पहला घटक है। इसके बिना हम जो कुछ भी बनाते हैं वो एक चाकू बन सकता है। नीचे तालियां बजीं, शोर शराबे वाली नहीं, बल्कि सम्मान से भरी। भाषण के बाद एक छात्र दौड़कर आया और उसे अपने फोन पर एक नया डिजाइन दिखाया। प्रिया दी, हम आपके पिता की डायरी के सुझावों से दबाव सेंसर पर एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। क्या हम संदर्भ सामग्री में शर्मा अंकल का नाम लिख सकते हैं? प्रिया मुस्कुराई, सिर हिलाया। एक और जगह उसके पिता जरूर मुस्कुरा रहे होंगे, इसलिए नहीं कि उन्हें बरी कर दिया गया, बल्कि इसलिए कि युवा लोग उस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए तैयार थे जिसे उन्होंने शुरू किया था। और वो यात्रा हर महान यात्रा की तरह हमेशा एक साधारण चीज से शुरू होती है, सच्चाई। दिल्ली में सर्दियां शुरू हो रही थीं। सूखी हवा पुराने सरकारी क्वार्टरों की कतारों से होकर गुजर रही थी। प्रिया अपने छोटे से कमरे में बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी।
सुनवाई के लगभग 3 महीने बाद उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया था। अब कोई ताने नहीं थे, कोई शक भरी नजरें नहीं थीं, इसके बजाय इंटरव्यू के निमंत्रण, धन्यवाद पत्र और उन कई लोगों से देर से आई माफी थी जिन्होंने कभी उसकी और उसकी मां की आलोचना की थी। लेकिन प्रिया को प्रसिद्धि की परवाह नहीं थी। वो सबसे ज्यादा अपने पिता की विरासत के बारे में सोचती थी, न केवल डिजाइन बल्कि वे मूल्य जो उन्होंने छोड़े थे। और उसे विश्वास था कि अगर उसके पिता जीवित होते तो वे इसे एक जीत पर रुकने नहीं देते। एक शाम अपनी मां और वकील मेहरा के साथ एक साधारण भोजन के दौरान प्रिया ने कहा, मैं प्रतिभाशाली इंजीनियरिंग छात्रों के लिए एक छात्रवृत्ति कोष स्थापित करना चाहती हूं। उन लोगों के लिए जिनके पास साधन नहीं है, जैसे मेरे पिता ने अनुभव किया था। हीना जी ने आश्चर्य से ऊपर देखा। तुम अभी छोटी हो और इतनी बड़ी बातें सोच रही हो? मुझे लगता है कि अगर पापा को बेहतर तकनीक तक जल्दी पहुंच मिलती तो शायद वे इतने अकेले नहीं होते। वकील मेहरा मुस्कुराई। बड़ा काम करने के लिए तुम्हें बड़ा होने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक कोष स्थापित करने के लिए तुम्हें एक ठोस योजना की जरूरत होगी, एक वित्तीय संरक्षक और एक पारदर्शी निगरानी समिति। प्रिया ने सिर हिलाया। मैं प्रसिद्धि का उपयोग नहीं करना चाहती। मैं राठौर मोटर्स द्वारा हमें दिए गए मुआवजे के पैसे का उपयोग करना चाहती हूँ। हिना जी चौंक गईं। ये वो पैसा है जिसके तुम हकदार हो? क्योंकि मैं इसकी हकदार हूं, इसलिए मुझे इसे सही तरीके से उपयोग करने का अधिकार है। तीनों ने एक दूसरे को एक सार्थक खामोशी के पल में देखा। सिर्फ 1 महीने बाद मोहन शर्मा प्रकाश छात्रवृत्ति कोष आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। दिल्ली के एक इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय में एक छोटे से समारोह में प्रिया एक शुद्ध सफेद सलवार कमीज में दिखाई दी। एक शांत लेकिन शक्तिशाली आवाज में भाषण दिया। मैंने ये कोष अपने पिता के अधूरे सपनों और उनके जैसे लोगों के लिए स्थापित किया है। वे इंजीनियर जो चुपचाप दृढ़ता से काम करते हैं, लेकिन कभी-कभी सुने नहीं जाते। अगर एक छोटा हाथ बीच सड़क पर एक कार ठीक कर सकता है, तो हजारों हाथ मिलकर भविष्य को ठीक कर सकते हैं। समारोह में कोई प्रसिद्ध मेहमान नहीं था, कोई भव्य मीडिया कवरेज नहीं था, लेकिन बहुत सारे छात्र उपस्थित थे। वे ध्यान से सुन रहे थे। प्रिया की प्रसिद्धि के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने महसूस किया कि उसका सपना उनका भी सपना था, योगदान देना, बनाना और सम्मान पाना। उस रात घर लौटने पर प्रिया ने लैपटॉप खोला और ईमेल चेक किया। इनबॉक्स छात्रवृत्ति के लिए आवेदन भेजने वाले छात्रों के संदेशों से भरा था। हाथ से लिखे पत्रों की जल्दी में खींची गई तस्वीरें, मॉडल हवाई जहाज बनाने, स्वच्छ पानी के सेंसर बनाने, सस्ते आग की चेतावनी प्रणाली विकसित करने के सपनों के बारे में लेख। एक विशेष ईमेल ने उसे अधिक समय तक रोक दिया, जिसका शीर्षक था, मैं उस साल कार आग में मारे गए एक पीड़ित का छोटा भाई हूं। मैं अपने पिता से बहुत नाराज था क्योंकि वो बिना किसी परिणाम के मुकदमा लड़ते रहे, लेकिन आपकी वजह से अब मैं समझता हूं, किसी ने हम सभी के लिए सच्चाई बोली। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हार नहीं मानी। प्रिया चुपचाप बैठी रही। उसे पता नहीं चला कि वो कब से रो रही थी। राठौर मोटर्स की ओर समूह को अपनी पूरी उत्पादन प्रक्रिया में सुधार करने के लिए मजबूर किया गया। अदालत की ओर से एक अनिवार्य शर्त एक स्वतंत्र तकनीकी निगरानी समिति की स्थापना थी। बड़े शेयरधारकों ने श्री राठौर को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया और एक नए सीईओ की नियुक्ति की, जो एक अनुभवी इंजीनियर थे और प्रिया के पिता के सहपाठी थे। वो एक पतझड़ की दोपहर को माँ बेटी से मिलने आए। कोई उपहार नहीं लाए, केवल एक पुरानी डायरी। डायरी का कवर घिस गया था, लेकिन अंदर श्री शर्मा और उनकी टीम द्वारा हाइब्रिड मॉडल के विकास के शुरुआती दिनों में बनाए गए मूल रेखा चित्र थे। उन्होंने इसे प्रिया को सौंप दिया। तुम्हारे पिता ने सिर्फ एक डिजाइन नहीं छोड़ा, उन्होंने एक पूरा दर्शन छोड़ा है। प्रिया ने डायरी को कसकर पकड़ लिया। ऐसा महसूस हुआ जैसे इतने दिनों के बाद फिर से अपने पिता से मिल रही हो। उस साल के अंत में एक टीवी इंटरव्यू में मेजबान ने प्रिया से पूछा, अगर तुम्हें फिर से चुनने का मौका मिले तो क्या तुम उस लड़ाई में फिर से उतरोगी? प्रिया ने कुछ देर सोचा और फिर सिर हिलाया। हाँ, लेकिन इस बार मैं अकेली नहीं जाऊंगी। मेजबान धीरे से हंसा, क्योंकि अब तुम्हारे पीछे बहुत से लोग हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रिया ने जवाब दिया, क्योंकि अब मुझे पता है कि जब हम सच्चाई बोलते हैं तो हमेशा कोई ना कोई सुनने वाला होता है। कैमरा दर्शकों की ओर घूमा, जहां हीना जी बैठी थीं। उनका चेहरा खिला हुआ था, उनकी आंखों में गर्व भरा था।
उस साल नए साल की पूर्व संध्या पर दिल्ली के आसमान में आतिशबाजी चमक रही थी। प्रिया खिड़की के पास खड़ी थी। हाथ में गरम चाय का कप था। बाहर हंसी मजाक की आवाजें थी, बच्चों के खेलने की आवाजें थीं। अंदर एक गरम शांति थी। पापा, मैंने कर दिखाया, उसने फुसफुसाया। मैंने सिर्फ एक कार ठीक नहीं की, मैंने न्याय में, सही में और आप जैसे लोगों के सपनों में विश्वास को फिर से ठीक किया है। नए साल की पहली हवा खिड़की से आई, अपने साथ फूलों की खुशबू लाई। एक और शुरुआत आ रही थी। इस बार ये लड़ाई नहीं थी, बल्कि बीज बोने की यात्रा थी। और प्रिया, अपने दिवंगत पिता की तकनीकी डायरी वाली छोटी लड़की, सैकड़ों, हजारों सपनों के लिए एक मार्गदर्शक बन गई थी, जो प्रकाश में अंकुरित हो रहे थे। वसंत की पहली सुबह, मौसम ठंडा था। पीली धूप राष्ट्रीय तकनीकी विश्वविद्यालय के परिसर में जाने वाली छोटी सड़क पर नई उभरी तत्तियों से छन रही थी। पुस्तकालय के पीछे के बगीचे में, जहां कम लोग आते जाते थे, एक हरा पेड़ चुपचाप खड़ा था। कोई नाम पट्टी का नहीं, कोई बाड़ नहीं। लेकिन आज सुबह उस पेड़ के नीचे एक छोटा सा समारोह था। कोई प्रेस नहीं, कोई लाउडस्पीकर नहीं। एक पत्थर की पट्टिका अभी अभी लगाई गई थी, जिस पर सरल शब्द खुदे थे। अनाम वृक्ष, इंजीनियर मोहन शर्मा की स्मृति में, जिन्होंने प्रकाश की यात्रा शुरू की। प्रिया पास की एक पत्थर की बेंच पर बैठी थी, शांति से पढ़ रहे छात्रों के बीच। उसने कुछ नहीं कहा। उसके बगल में हीना जी ने धीरे से अपनी बेटी का हाथ पकड़ा। उनकी आंखें दूर पेड़ की ओर थीं। स्मारक समारोह केवल 10 मिनट तक चला। एक बुजुर्ग प्रोफेसर ने स्कूल की ओर से बात की। श्री शर्मा यहीं के छात्र थे। असाधारण नहीं, उत्कृष्ट उपलब्धियों वाले नहीं, लेकिन हमेशा मेहनती। आज जब उनका नाम पत्थर पर खुदा है, तो हम याद करते हैं कि कुछ लोग इस जीवन से चुपचाप गुजर जाते हैं। अपने निशान पदकों से नहीं, बल्कि साहस से छोड़ते हैं। जब सब चले गए, प्रिया वहीं बैठी रही। उसने पुरानी डायरी खोली। हर पन्ना, हर आरेख, हर रेखा, धुंधली स्याही से लिखे नोट्स। शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए इस कोने में कैपेसिटर को समायोजित करें। दबाव को हमें खतरे की अनदेखी करने ना दें। अचानक एक प्रथम वर्ष का छात्र पास आया। प्रिया दी, अगर मैं परेशान कर रहा हूं तो माफ करना, लेकिन क्या आप मुझे डायरी के कुछ पन्नों की तस्वीर लेने देंगी? मैं ऊर्जा कुशल कार पर एक प्रोजेक्ट कर रहा हूं। मेरे शिक्षक ने कहा कि शर्मा अंकल का डिजाइन एक बहुमूल्य संसाधन है। प्रिया मुस्कुराई और सिर हिलाया। जरूर, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि जब तुम मेरे पिता के विचारों का उपयोग करोगे तो तुम उनका नाम जरूर लिखोगे, भले ही ये एक छोटा सा नोट ही क्यों ना हो। छात्र ने जोर से सिर हिलाया। मैं वादा करता हूं, मैं प्रस्तुति की शुरुआत में अंकल का नाम लिखूंगा। प्रिया ने उसे जाते हुए देखा। उसके दिल में एक गर्मजोशी भरी तसल्ली उठी। पिता को किसी स्मारक की जरूरत नहीं थी, उन्हें बस एक पहचान की जरूरत थी। उस शाम जब प्रिया घर लौटी तो उसे एक अनजान नंबर से फोन आया। एक मध्यम आयु वर्ग के पुरुष की आवाज धीरे से आई। मैं नागेश हूं, राठौर मोटर्स कंपनी का पूर्व तकनीकी प्रमुख। दिखाना चाहता हूं। सच्चाई का एक बचा हुआ हिस्सा जो शायद तुम नहीं जानती। प्रिया कुछ सेकंड चुप रही। मैं आपसे कहाँ मिल सकती हूं? कैफे देसी अड्डा, नंबर 12, लक्ष्मी नगर, अकेली आना। प्रिया ने फोन काट दिया। उसने अपनी मां से कुछ नहीं कहा। वो जानती थी कि वो एक नए मोड़ पर कदम रख रही है। ये लड़ाई नहीं थी, बल्कि इस कहानी में बचे हुए अंधेरे कोनों के लिए अंतिम ज्ञानोदय था। कैफे देसी अड्डा पुरानी दिल्ली की एक गली के पीछे छिपा था। लकड़ी के काले दरवाजे, नीची मेजें और कुर्सियां और कमल की चाय की हल्की खुशबू। श्री नागेश सबसे अंदर के कोने में बैठे थे। उनके सामने दस्तावेजों का एक ब्रीफकेस था। बैठो, उन्होंने कहा। आवाज गहरी थी। प्रिया बैठ गई। उसकी आंखें नमक मिर्च बालों वाले आदमी से नहीं हटी, जिसके चेहरे पर अनुभव लेकिन उदासी थी। मैं पहली हाइब्रिड कार का मुख्य डिजाइनर था, लेकिन तुम्हारे पिता ही थे जिन्होंने कैपेसिटर की खराबी का पता लगाया था। वही खराबी बाद में आग और उनकी मौत का कारण बनी। प्रिया ने मुट्ठी भींच ली। मुझे पता है। नहीं, तुम नहीं जानती कि मैंने बड़े पैमाने पर उत्पादन का विरोध करने की कोशिश की थी, लेकिन श्री राठौर ने अनसुना कर दिया और मैं चुप रहा। उन्होंने ब्रीफकेस आगे बढ़ाया। ये नियंत्रण सॉफ्टवेयर के संपादन लॉग की एक आंतरिक रिकॉर्डिंग
और उस बैठक की ऑडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें तुम्हारे पिता आखिरी बार मौजूद थे। सब कुछ यहाँ है। प्रिया ने दस्तावेजों को छुआ। अब आप इसे क्यों दे रहे हैं? क्योंकि पहले मैं डरता था, नौकरी खोने का डर, जिम्मेदारी ठहराए जाने का डर। लेकिन जब तुमने वो कर दिखाया जो सैकड़ों वयस्क नहीं कर पाए, तो मैंने सोचा कि कम से कम मुझे सच तो बोलना चाहिए। वो उठे। तुम्हें मुझे माफ करने की जरूरत नहीं है, बस ये जान लो कि मैं तुम्हारे पिता और तुम्हारा आभारी हूं। प्रिया ने दस्तावेजों का बंडल उठाया। उनकी परछाई को खुली खिड़की के पीछे गायब होते देखा। उनकी बातों ने उसे दर्द नहीं दिया, इसके विपरीत उसे राहत महसूस हुई, जैसे कि एक आखिरी कड़ी जुड़ गई हो। उस रात प्रिया ने दस्तावेजों में हर पन्ना पढ़ा। रिकॉर्डिंग में उसके पिता की आवाज साफ और स्पष्ट थी। मैं कंपनी के खिलाफ नहीं हूं, मैं बस चाहता हूं कि हम बिक्री के पीछे भागने के लिए जान का सौदा ना करें। इंजीनियर लोगों की रक्षा के लिए होते हैं, शेयरधारकों को खुश करने के लिए नहीं। उसने रिकॉर्डिंग बंद कर दी। आंसू बह निकले। अगली सुबह उसने सभी दस्तावेज वकील मेहरा को भेज दिए और उन्हें प्रकाश छात्रवृत्ति कोष के होम पेज पर सार्वजनिक करने का अनुरोध किया। अपने पिता के अंतिम बैठक के भाषण के एक छोटे से क्लिप के नीचे उसने एक सरल पंक्ति लिखी, हमें बनाने के लिए केवल बुद्धि की नहीं, हमें सही की रक्षा के लिए दिल की भी जरूरत है। 24 घंटे से भी कम समय में क्लिप सोशल मीडिया पर फैल गया। लाखों शेयर, टिप्पणियां बाढ़ की तरह आईं। एक सच्चा इंजीनियर, काश वो जीवित होते। उनकी बेटी ने भारतीय इंजीनियरों के लिए एक नया अध्याय लिखा है। मार्च में प्रिया को भारत के 100 प्रेरणादायक वैज्ञानिक पुस्तक के विमोचन में आमंत्रित किया गया। उसमें अंतिम अध्याय पूरी तरह से इंजीनियर मोहन शर्मा को समर्पित था। इसलिए नहीं कि वो एक प्रोफेसर थे या उनके पास उच्च डिग्री थी, बल्कि इसलिए कि वो गलत के सामने नहीं कहने की हिम्मत रखते थे और अपनी बेटी की न्याय की यात्रा के लिए मशाल जलाने वाले थे। उस रात जब वो हौस खास के पास एक छोटी सी सड़क से गुजर रही थी, तो उसने छात्रों के एक समूह को मॉडल कार का परीक्षण करते देखा। उनमें से एक ने चिल्लाया, कार चल पड़ी, शर्मा अंकल के चित्र के अनुसार कैपेसिटर लगाने के लिए धन्यवाद। प्रिया मुस्कुराई, पास नहीं गई, बस दूर से खड़ी रही। वो जानती थी कि उसे अब केंद्र में रहने की जरूरत नहीं है। पिता अब गुमनाम नहीं थे और वो अनाम पेड़ अब एक नाम पा चुका था, किसी पट्टिका के कारण नहीं, बल्कि आभारी दिलों के कारण, जो चुपचाप उसे एक कभी ना बुझने वाले प्रकाश के प्रतीक के रूप में याद कर रहे थे। अप्रैल के अंत में दिल्ली में धूप खिली हुई थी। उस पुराने माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में जहां प्रिया कभी पढ़ती थी, पहली बार खिले गुलमोहर के फूल चमक रहे थे। जहां वो आखिरी पंक्ति में बैठकर अपने पिता की डायरी में नोट्स लेती थी, छोटे मॉडल बनाने में लगी रहती थी, जब दोस्त खेल में व्यस्त रहते थे और शिक्षक उसे अजीब कहते थे। आज प्रिया एक नई भूमिका में स्कूल लौटी थी। नए शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत में एक प्रेरणादायक भाषण के लिए एक विशेष अतिथि के रूप में उसने एक साधारण सफेद शर्ट और गोल फ्रेम का चश्मा पहना था, जिससे वो एक विश्वविद्यालय की द्वितीय वर्ष की छात्रा से अलग नहीं लग रही थी। लेकिन स्कूल के प्रांगण में बच्चों की आंखों में वो एक आदर्श थी, अपनी शक्ल के कारण नहीं, बल्कि उसके पीछे की कहानी के कारण। विश्वास, दृढ़ता और एक ऐसी कार की कहानी जो जीवन की धारा के बीच बंद हो गई थी और जिसे साहस से ठीक किया गया था। प्रिंसिपल ने गेट पर उसका स्वागत किया। एक स्नेही मुस्कान के साथ, हमने नहीं सोचा था कि तुम यहाँ आने के लिए राजी होगी। सब तुम्हें उस लड़की के रूप में याद करते हैं जो अक्सर शिक्षक से अतिरिक्त समय में मोटर का परीक्षण करने के लिए बिजली का सॉकेट मांगती थी। प्रिया मुस्कुराई और सिर झुकाकर नमस्ते किया। मैं इस जगह की बहुत ऋणी हूँ। भाषण स्कूल के प्रांगण में हुआ, कोई ऊंचा मंच नहीं, कोई प्रोजेक्टर नहीं। बस प्रिया छात्रों के घेरे के बीच खड़ी होकर अपनी यात्रा की कहानी सुना रही थी। पहले दिन से जब उसने अपने पिता को पुरानी मोटरसाइकिल ठीक करते देखा, उस क्षण तक जब उसने एक शानदार मर्सिडीज को सड़क के बीच बंद पाया और सहज रूप से काम किया, एक बड़ी कंपनी के साथ एक अकल्पनीय लड़ाई तक, और अंत में उस प्रकाश तक जब उसे अब कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं थी, सिवाय सच्चाई में विश्वास फैलाते रहने के। क्या तुम में से किसी को कभी दोस्तों ने अलग होने के लिए हंसा है? प्रिया ने पूछा। चारों ओर देखा। कुछ हाथ झिझकते हुए उठे। उसने सिर हिलाया। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। लेकिन क्या तुम जानते हो, जो चीज़ें हमें अलग बनाती हैं, वे कभी-कभी एकमात्र ऐसी चीज़ होती हैं
जो हमें सबसे आगे ले जाने में मदद करती हैं। उसने अपने पिता इंजीनियर मोहन शर्मा के बारे में बताया, जिन्होंने अपना पूरा जीवन हाथ से सर्किट बनाने में बिताया जब सब लोग कंप्यूटर पर चले गए थे, जिन्हें कभी पुराने ज़माने का कहा जाता था, लेकिन उन्होंने ही उस तकनीकी विचलन के खतरे को पहले देखा था जिसे कोई और नहीं देख पाया था। और अंत में मरने के बाद भी मेरे पिता ने सब कुछ ठीक कर दिया, प्रिया ने कहा। उसकी आंखें चमक उठीं, हाथों से नहीं बल्कि दिल से, ये विश्वास बोकर कि सच्चाई चुप रह सकती है लेकिन वो कभी गायब नहीं होती। नीचे के छात्रों ने जोर जोर से तालियां बजाईं। 7वीं कक्षा का एक छोटा बच्चा झिझकते हुए आगे बढ़ा। प्रिया दी, अगर हम इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं लेकिन पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं हैं तो क्या होगा? क्या इसे ठीक करने का कोई तरीका है? प्रिया ने झुककर लड़के के सिर पर हाथ फेरा। मैं गणित में अच्छी नहीं थी, लेकिन मैंने हर दिन थोड़ा थोड़ा करके सीखने की हिम्मत नहीं हारी। जैसे एक मशीन को ठीक करना, हमेशा पूरा सेट नहीं बदलना पड़ता, बल्कि सबसे छोटी टूटी हुई जगह से शुरू करना पड़ता है। तो अगर हम इंसान टूट जाएं तो क्या होगा? इस सवाल ने प्रिया को रोक दिया। उसने लड़के को देखा। उसकी आंखें साफ थीं, लेकिन उनमें एक चिंता छिपी थी। इंसान टूटते नहीं हैं, प्रिया ने धीरे धीरे कहा। बस कभी कभी हम भटक जाते हैं, थक जाते हैं, दिशा खो देते हैं। लेकिन एक कार की तरह अगर हम रुकना, जांचना और सही तरीके से फिर से शुरू करना जानते हैं तो हम पहले से कहीं बेहतर चलेंगे। क्या आप इसे ठीक कर सकती हैं? लड़के ने हिचकिचाते हुए पूछा। प्रिया मुस्कुराई। मैंने एक बार एक बात कही थी और मैं आज भी उस पर विश्वास करती हूं। मैं इसे ठीक कर सकती हूं। छात्रों की भीड़ से हंसी फूट पड़ी। ये मजाक नहीं था, बल्कि एक गर्मजोशी भरी सराहनीय हंसी थी। जिस लड़की का कभी मजाक उड़ाया जाता था, वो अब उम्मीद फैलाने वाली बन गई थी। जब बातचीत समाप्त हुई तो प्रिया को स्मृति चिन्ह पर हस्ताक्षर करने और प्रकाश छात्रवृत्ति कोष की ओर से 2 गरीब मेधावी छात्रों को मानद छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए परिषद कक्ष में आमंत्रित किया गया। इंतजार करते समय वो चुपचाप अपनी पुरानी कक्षा के गलियारे में चली गई। 9वीं ए कक्षा के दरवाजे पर अभी भी उसका नाम आखिरी मेज पर छोटा सा खुदा हुआ था। प्रिया रुकी, उस पर हाथ रखा। यादें एक उल्टी फिल्म की तरह कौंध गईं। एक शिक्षक पीछे से आया। प्रिया, तुम्हें अभी भी ये मेज याद है? हाँ, यही मैंने पहली बार विंड टरबाइन का मॉडल बनाया था। वो मुड़ी। आप ठीक हैं सर? मैं तुम्हें दूर से देखता रहा हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो छात्रा छुट्टी के समय तांबे के तार लपेटने में व्यस्त रहती थी, वो एक दिन पूरे समाज को एक इंजीनियर की भूमिका पर फिर से सोचने पर मजबूर कर देगी। प्रिया ने भावुक होकर सिर झुकाया। मैंने बस वही किया जो मुझे सही लगा, और तुमने एक पूरी पीढ़ी को ठीक कर दिया, शिक्षक ने कहा। उनकी आंखें चमक रही थीं। 2 शब्दों से, साहस। उस रात जब वो घर पहुंची, प्रिया ने लैपटॉप खोला। प्रकाश छात्रवृत्ति कोष के होम पेज पर एक नई पोस्ट दिखाई दी। माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक छात्रों के लिए एक राष्ट्रीय तकनीकी नवाचार प्रतियोगिता की शुरुआत, जिसका विषय था जो सही नहीं है उसे ठीक करो। विजेता को छात्रवृत्ति मिलेगी और दक्षिण पूर्व एशिया के युवा इंजीनियर फोरम में अपनी परियोजना प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। उसने पहली कुछ टिप्पणियां पढ़ीं। मैं पहाड़ी क्षेत्रों के लिए पानी की शुद्धता मापने वाला सेंसर बनाऊंगा। मैं मोटरसाइकिल के लिए एक ब्लैक बॉक्स बनाऊंगा। अगर दुर्घटना होती है तो ये परिवार के फोन पर सूचित करेगा। मैं इंजीनियरिंग में अच्छा नहीं हूं, लेकिन मैं शिक्षकों के धीमी गति से विकास करने वाले छात्रों का मूल्यांकन करने के तरीके को ठीक कर सकता हूं। प्रिया ने हर पंक्ति, हर शब्द पढ़ा। उसकी आंखें धुंधली हो गईं, लेकिन स्पष्ट थीं। उसकी, उसके पिता की और जो सही नहीं है उसे ठीक करने में विश्वास की कहानी अब एक व्यक्तिगत कहानी नहीं रही थी। ये एक मूक आग बन गई थी जो अन्य पीढ़ियों से होकर गुजर रही थी, जहां हर कोई इंजीनियर नहीं था, लेकिन हर कोई दुनिया के एक हिस्से को ठीक करने वाला हो सकता था। उस रात वो पुरानी डायरी के सामने अकेली बैठी। पहले पन्ने पर, जो इतने लंबे समय से खाली था, उसने एक और पंक्ति जोड़ी। वो पंक्ति जिसे उसके पिता अंतिम बार डायरी बंद करते समय नहीं लिख पाए थे। हर मशीन को ठीक किया जा सकता है, और अगर इसे औजारों से ठीक नहीं किया जा सकता तो इसे सच्चाई से ठीक करने की कोशिश करें। प्रिया ने कलम नीचे रखी। बाहर स्ट्रीट लाइटें गिरे हुए सितारों की तरह चमक रही थीं। उसके दिल में एक यात्रा समाप्त हो गई थी।
लेकिन ये एक नई यात्रा की शुरुआत भी थी। अब कोई ताना नहीं, कोई शक भरी नजर नहीं, केवल एक दृढ़ विश्वास और वो बात जो उसने कही है, कह रही है और कहती रहेगी, जब भी इस दुनिया में कुछ टूटा हुआ, गलत या ठीक करने की जरूरत होगी, मैं इसे ठीक कर सकती हूं। दोस्तों, आप सब कहां-कहां से हमारे साथ जुड़े हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? आपके जो भी विचार हैं हमें नीचे लिखकर बताएं। हमें आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानी है तो उसे हम सबके साथ जरूर साझा करें। हमें आपकी कहानियों का इंतजार रहेगा। हम प्रार्थना करते हैं कि आप सब जहां भी रहें हमेशा खुश, स्वस्थ और सुरक्षित रहें। ईश्वर आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। अपना ध्यान रखें।